वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूके पीसीएस 2026 के एक और सेक्शन वाइज टेस्ट साइंस का ले आए आपके लिए, क्योंकि साइंस से आपको पता है 20 से 25 सवाल तक यूके पीसीएस में आते हैं। काफी महत्वपूर्ण है, ये पूरे सिलेबस का निचोड़ देखेंगे मॉक टेस्ट के रूप में। आपको इसका एनालिसिस करना है, जो गलत हो उसको याद जरूर करिए। चलो देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है, जब दो पिंडों पर समान आवेश होते हैं तो उन्हें एक दूसरे के करीब रखा जाता है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी when two bodies have equal charges are placed close to each other, then they attract each other. दूसरा दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर जो होता है, एक उपकरण है जो दिशात्मक प्रत्यावर्ती धारा को एकल दिशात्मक दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। डायोड का उपयोग आमतौर पर विद्युत आपूर्ति में प्रत्यावर्ती धारा को प्रत्यक्ष धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यानी डायोड्स आर कॉमनली यूज्ड इन पावर सप्लाईज टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो 2 और 3 सही हो जाएगा, पहला गलत है, क्योंकि जब दो बॉडी जिसपे इक्वल चार्ज होता है अगर उसको पास लाते हैं तो वो अट्रैक्ट नहीं करती है, वो क्या करती है? रेपेल करती है, यानी आकर्षित नहीं करती, प्रतिकर्षित करती है, प्रतिकर्षित। चलो अगला कह रहा है, इसमें सही बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा सही होगा। कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, यानी संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगे बल के बराबर होती है। जब अंतरिक्ष से गिरता हुआ कोई पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडलीय दाब के कारण जल जाता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जल जाता है भाई। और अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का उपयोग शुष्क सेल के इलेक्ट्रोलाइट के रूप में करते हैं, यानी ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में करते हैं। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजैक न्यूटन द्वारा दिया गया है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। सही कौन सा है? तो आप देखोगे 1, 3, 4 सही है ना, क्योंकि व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम स्पेस एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, ये जल जाता है। क्यों? फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से। तो 1, 3, 4 यहां सही है सर। क्वेश्चन नंबर 3 में सही की पहचान करनी है। हवा पानी की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ होती है, क्योंकि हवा पानी की तुलना में कम संपीड़ित है। यानी एयर इज मोर इलास्टिक देन वाटर बिकॉज एयर इज लेस कंप्रेसिबल देन वाटर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मनुष्य के लिए सबसे उपयुक्त है। ध्वनि की गति ठोस माध्यम में सबसे अधिक, तरल माध्यम में कम और गैसीय माध्यम में सबसे कम होती है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो 2 और 3 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला गलत है, क्योंकि जो एयर होती है ना, ये नहीं, वाटर इज मोर इलास्टिक देन एयर है ना, एयर नहीं, वाटर इज मोर इलास्टिक देन एयर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, इसमें सही बताना है। गॉस चुंबकीय प्रवाह घनत्व के माप की इकाई है। गॉस इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। लेंस की शक्ति डायोप्टर में मापी जाती है। क्यूरी रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई है। तो कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2, 3 सही है भाई, क्योंकि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई जो है वो क्या है? बैक्यूरेल, क्यूरी नहीं है ना, वो क्या है? बैक्यूरेल। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। कह रहा जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहा जाता है। वृत्ताकार गति करते समय किसी कण के कोणीय विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर को उस कण का कोणीय वेग कहा जाता है। एक सीधी रेखा में गति करने वाले कण के वेग को रैखिक वेग कहा जाता है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो ये तीनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में सही की पहचान करनी है आपको। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। किसी वस्तु के द्रव्यमान और आयतन के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। कौन सा सही हो जाएगा? तो सिर्फ पहला सही है भाई, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब विस्थापन, ओ सॉरी विस्थापन कह रहे हैं, वेग। विस्थापन तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। मैंने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, P इक्वल टू mv। चलो अगला देख लेते हैं। कह रहा वॉशिंग मशीन और दही से मक्खन जो निकालना है, यह अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के सिद्धांत पर काम करता है भाई। किसी वस्तु में वह बिंदु जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है वो गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहलाता है।
बांध में रोके गए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी वाटर हेल्ड बैक इन डैम हैज पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ आप देखेंगे 2 और 3 सही है, क्योंकि वॉशिंग मशीन दही से जो मक्खन निकलता है ये अपकेंद्रीय बल जो होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है, यानी अपकेंद्रीय बल पे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनामो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो कौन सा सही होगा यहाँ? 1 और 2 सही हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है ना। प्रकाश ऊर्जा को किसमें करता है? विद्युत ऊर्जा में, यानी ये प्रकाश को विद्युत में। यांत्रिक को विद्युत में करता है डायनामो, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में करता है डायनामो। अगला कह रहा पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कुछ उदाहरण के संबंध में बताना है कौन सा सही होगा। तो क्या सही होगा आइए देखते हैं। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति, जल की सतह पर लोहे की सुई का तैरना, पानी में डूबते समय शेविंग ब्रश के बालों का आपस में चिपक जाना। पृष्ठ तनाव का क्या उदाहरण होगा इसमें? तो सिर्फ 1 और 2 हो जाएगा। पानी से बाहर निकालने पर शेविंग ब्रश जो होता है उसके बालों का आपस में चिपक जाना, है ना, पानी में डुबाते समय नहीं, पानी से बाहर निकालते समय। ये गलत है, फिर 1 और 2 सही है। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं, इसमें भी सही बताना है। कह रहा गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, ये न्यूटन की गति के प्रथम नियम का उदाहरण है। चलती हुई गाड़ी रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों को आगे की ओर झुक जाना न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। एक बंदूकधारी को अपनी बंदूक से गोली चलाने पर झटका पीछे की ओर लगता है, ऐसे न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहेंगे। कौन सा सही है? तो सिर्फ तीसरा सही होगा, क्योंकि चलती गाड़ी जो होती है इसमें आप रुकते हो ना, ये न्यूटन की गति का पहला नियम है, दूसरा नहीं। लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम बोलते हैं। और गेंद पकड़ते समय जो आप हाथ पीछे करते हो ये मोमेंटम वाला है, दूसरा नियम है। क्वेश्चन नंबर 11 में गलत की पहचान करनी है। कह रहा है ब्यूट्रियोमीटर का उपयोग पेय पदार्थों में कार्बोनिल अम्ल की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक गोलाकार कक्ष में घूमता रहता है। स्प्रिंग में गति के लिए गुरुत्वाकर्षण आवश्यक नहीं होता, लेकिन पेंडुलम की आवर्त गति के लिए गुरुत्वाकर्षण आवश्यक हो सकता है। गलत कौन सा है यहाँ? तो यहाँ आप देखेंगे ब्यूट्रीमीटर का उपयोग है, ये दूध उत्पादों जो होते हैं, दूध के उत्पाद, है ना, इसमें फैट यानी वसा की मात्रा नापने के लिए हम लोग करते हैं ब्यूट्रियोमीटर, है ना, कि फैट कंटेंट कितना है मिल्क प्रोडक्ट में, ये नापता है ब्यूट्रियोमीटर। बाकी सही हो जाएगा आपका, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, इसमें भी आपको सही की पहचान करनी है कौन सा सही है। भाप का इंजन ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। वायुयान बर्नौल के सिद्धांत पर कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के सिद्धांत पर कार्य करता है। सोनार पराश्रव्य तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ आप देखेंगे 2, 3, 4 ठीक है, क्योंकि भाप का इंजन जो है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है उस पर काम करता है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन नंबर 13 में गलत की पहचान करनी है कौन सा गलत है। कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग स्थिर है, तो उसका परिपथ दीर्घवृत्तीय पथ होगा। यानी इफ अ कार इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड बट इट्स मोमेंटम इज कांस्टेंट देन इट्स सर्किट विल बी इलेप्टिकल पाथ। वायु दाब या जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव उबलने लगता है। ध्रुवण एक ऐसा गुण है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है। कौन सा सही गलत है इसमें? तो सिर्फ पहला गलत होगा, क्योंकि कोई कार एक समान चाल से गतिमान है, उसका संवेग जो है वो परिवर्तित हो रहा है, स्थिर नहीं, परिवर्तित हो रहा है, तो उसको परिपथ दीर्घवृत्तीकार होगा, है ना, संवेग स्थिर नहीं होगा, परिवर्तित होता रहेगा, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए आपका? कंटिन्यूअसली चेंजिंग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 में सही की पहचान करनी है। स्वचालित कलाई घड़ियां जो है इसमें हाथ की विभिन्न गतिविधियों से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जब कोई व्यक्ति अति संवेदनशील स्केल पर खड़ा होकर गहरी सांस लेता है तो स्केल की रीडिंग कम हो जाती है। प्रत्यानयन बल यानी रिस्टोरिंग फोर्स जो है
इसके लिए जड़त्व की आवश्यकता होती है क्योंकि यह वस्तु को संतुलन के माध्यम से आगे बढ़ाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सरल आवर्त गति होती है। 1 और 2 यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यानयन बल जो है इसके लिए जड़त्व की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वस्तु के संतुलन के माध्यम से आगे बढ़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप आवर्त गति होती है, सरल आवर्त गति नहीं, है ना, सिर्फ आवर्त गति होती है, यानी सिर्फ हार्मोनिक मोशन होता है। क्वेश्चन 15 में ये भौतिक राशियां हैं, इनको बताना है कौन सा सही मैच कर रहा है। कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी रेडियन प्रति सेकंड, त्वरण मीटर प्रति वर्ग सेकंड, कोणीय त्वरण रेडियन प्रति वर्ग सेकंड, संवेग किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकंड। तो यह 1 2 3 सिर्फ सही है। संवेग होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, है ना, वर्ग सेकंड नहीं भाई, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला ही है P इक्वल टू एम वी। एम का क्या हो गया? मास, मास का होता है किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत है। ये इक्विपमेंट्स है और उसके इन्वेंटर्स, जैसे साइक्लोट्रॉन, अर्नेस्ट ऑरलैंडो लॉरेंस, गायरोस्कोप विल्हेम कॉनरॉड रोजेंसन, रडार एल्फ्रेड हॉयट, और आपका बैरोमीटर इवांजेलिस्टा टोरेंसेली। कौन सा यहाँ पे गलत है? तो गायरोस्कोप जो है ये गलत हो जाएगा, ये लियोन फैकॉल्ट के द्वारा आविष्कारित किया गया, लियोन फैकॉल्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 क्या कह रहे हैं? अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी होता है। उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और छोटा होता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। कौन सा सही हो जाएगा? वे तीनों ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। 18 में सही बताना है। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर फैलता है तो बैगनी रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर फैलता है तो लाल रंग सबसे कम विचलन दर्शाता है। प्रकाश के परावर्तन के कारण हरे प्रकाश में देखने पर लाल कमल का फूल काला दिखाई देता है। तो यहां देखेंगे आप तीनों ठीक है। और दोस्तों यूकेपीएससी की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे 2 पेड ग्रुप हैं, जिससे जुड़ जाइए। पूरा 4000 में आपको मिल जाएगा, जिसमें पूरा मटेरियल, डाउट क्लियरेंस, और आपको जीएस पेपर 1 जो है वो पूरा स्टडी मटेरियल देंगे। साथ में 22 टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी और वीडियोज मिलेंगे, पेड क्विज से प्रैक्टिस करवाएंगे। सब कुछ आपको एक ही जगह प्राप्त हो जाएगा। अलग अलग चीज़ें चाहिए, जैसे सिर्फ यूके स्पेशल का आपको मटेरियल चाहिए करंट अफेयर्स के साथ, तो 700 में मिल जाएगा। यूके पीसीएस फ्री का पूरा स्टडी मटेरियल 1500 में आपको मिल जाएगा, है ना। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, जो आप चाहें ले सकते हैं। ये हमारी ऐप है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वहां से भी चीजें मिल जाएंगी। अब तो डिस्काउंट भी बढ़ गया, 50% चल रहा है। 19 में सही बताना है। कह रहा गैस में उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं। तापमान में वृद्धि या कमी करने पर उस मध्याह्न में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है, यानी स्पीड ऑफ लाइट रिमेन अनचेंज एज द टेम्परेचर इन अ मीडियम इंक्रीज। उत्तल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सा में दांतों की दृश्य, प्रत्यक्ष और आवर्धित छवियां प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे 1 और 2 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये उत्तल दर्पण नहीं, अवतल दर्पण का काम है, यानी कॉनकेव मिरर्स। क्वेश्चन 20 में आ जाते हैं। सही की पहचान करनी है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार गोलाकार हो जाता है। लेजर विकिरण के उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन का संक्षिप्त रूप है। एक चुंबकीय कंपास सुई हमेशा उत्तर पश्चिम की ओर इशारा करती है। सही कौन सा है? तो सिर्फ 1 और 2 सही है, क्योंकि एक चुंबकीय कंपास की जो सुई हमेशा उत्तर की ओर इशारा करेगी, उत्तर की ओर, है ना, नॉर्थ की ओर। चलिए क्वेश्चन 21 देख लेते हैं। इसमें सही बताना है भाई। कह रहा है फुसफुसाहट के शोर की तीव्रता का स्तर 20 डेसिबल से 40 डेसिबल तक होता है। पत्तों की सरसराहट की तीव्रता 20 डेसिबल तक होती है। चमगादड़ 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि सुनने में सक्षम होते हैं। हाथी 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि सुनने में सक्षम होते हैं। कौन सा सही हो जाएगा यहाँ? ये चारों ठीक है। क्वेश्चन 22 में सही की पहचान करनी है। कह रहा है काला रंग गर्मी का बहुत अच्छा अवशोषक है, इसलिए गर्मियों में काले कपड़े सीधे सूर्य से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा को अवशोषित कर लेते हैं और कुछ भी अपरिवर्तित नहीं करते हैं, जिससे हमें और भी गर्मी लगती है। डीजल इंजन ईंधन को प्रज्वलित करने के लिए स्पार्क प्लग पर निर्भर नहीं होते हैं, इसलिए डीजल इंजन में कोई स्पार्क प्लग नहीं होता है। तो इसमें आप देखेंगे कौन सा सही है।
सिर्फ दूसरा वाला सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी अपवर्तित नहीं, कुछ भी परिवर्तित है ना, परावर्तित नहीं करते, रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं ना, इसलिए, यानी रिफ्रैक्ट नहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए था, बस ये गलत था। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी है। मीटर स्केल का उपयोग 10⁻³ मीटर से 10⁻²मीटर तक की लंबाई मापने के लिए करते हैं। वर्नियर कैलिपर का उपयोग 10⁻⁴मीटर की सटीकता तक की लंबाई मापने के लिए करते हैं। स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर का उपयोग 10⁻⁹ मीटर तक की लंबाई मापने के लिए किया जाता है। तो सिर्फ 1 2 सही हो जाएगा यहाँ, क्योंकि स्क्रू गैस जो है और स्फेरोमीटर, इसका उपयोग 10⁻⁵ मीटर तक की लंबाई नापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 24 में सही बताना है। ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या सबसे कम होने के कारण जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान सबसे अधिक होता है, यानी ड्यू टू द अर्थ रेडियस बीइंग स्मॉलेस्ट एट द पोल द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज हाईएस्ट। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से नीचे जाते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाता है। कौन सा सही है? तो 1 और 3 सही है, क्योंकि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होता है एज वी गो बिलो द अर्थ, है ना। क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 में गलत बताना है, कौन सा गलत हो जाए। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 4.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के मान के 1/6 गुना है। चंद्रमा पर एक व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर एक व्यक्ति के वजन का 1/6वां हिस्सा है। कौन सा गलत है भाई? तो चंद्रमा पर पलायन वेग जो होता है वो 4.2 नहीं 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होता है। क्वेश्चन 26 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है। किसी कक्ष में घूम रहे उपग्रह की कुल ऊर्जा उसकी गुरुत्वाकर्षण, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए उपग्रह के लिए आवश्यक ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा को बंधन ऊर्जा कहा जाता है। किसी उपग्रह द्वारा ग्रह के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय को उपग्रह का परिक्रमण काल कहा जाता है। तो यहाँ कौन सा सही है? तो ये तीनों यहाँ ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं, सही बताना है। सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन किसी स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान की गति, किसी सरल लोलक की गति, किसी घर्षण रहित क्षैतिज तल पर किसी स्प्रिंग से बंधे द्रव्यमान की गति। कौन से एग्जाम्पल सही है इसके? तो ये तीनों ठीक है। 28 पे आ जाइए, यहाँ पे भी सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। कह रहा है सरफेस टेंशन इज 0 एट क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव 0 होता है। आदर्श द्रवों का पृष्ठ तनाव 0 होता है, यानी सरफेस टेंशन जो होता है आइडियल लिक्विड का 0 होता है। ताप बढ़ने पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है, ताप घटाने पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ता है। सही कौन सा है? तो चारों ठीक है। 29 में भी सही की पहचान करनी है। तरल पदार्थ में दबाव के नियम के संबंध में सही बताना है। कह रहा द्रव के भीतर एक क्षैतिज तल पर स्थित सभी बिंदुओं पर द्रव दाब समान होता है। द्रव के भीतर किसी भी बिंदु पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में बराबर होता है। किसी द्रव पदार्थ द्वारा डाला गया दबाव हमेशा द्रव के संपर्क में आने वाली सतह के लंबवत होता है, और द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव दाब की सतह के आकार व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। कौन सा सही होगा? चारों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं, यानी कोहेशन फोर्स कहते हैं। विभिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल यानी एडहेसिव फोर्स कहते हैं। किसी कोशिका में द्रव के ऊपर चढ़ने तथा नीचे उतरने की घटना के केशिकात्व कहा जाता है। तो यहां देखोगे आप ठीक है तीनों। 35 में सही की पहचान करनी है। प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, इसे हुक का नियम कहते हैं। Within the limit of elasticity, stress is always proportional to strain. This is called Hooke's law. हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार यदि कोई पिंड पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है तो विस्थापित तरल पदार्थ का आयतन पिंड के आयतन के बराबर होता है। तो सिर्फ पहला यहां सही हो जाएगा, क्योंकि ये आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है ना, आर्किमिडीज का। चलो क्वेश्चन नंबर 32, सदिश राशियों के संबंध में गलत बताना है, कौन सा होगा भाई।
विस्थापन, वजन यानी वेट, वजन नहीं या भार होना चाहिए था, ज्यादा सही होगा। ऊर्जा या बल आघूर्ण। तो एनर्जी जो है ये गलत हो जाएगा आपका, है ना, ये स्केलर है। चलो अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, सही बताना है। अर्धचालक वे पदार्थ हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक की तुलना में कम परंतु अचालक की तुलना में अधिक होती है, यानी सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है। आर दो सब्सटेंस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ विच इज लेस देन द कंडक्टर बट मोर देन दैट ऑफ नॉन कंडक्टर। ट्रांजिस्टर के निर्माण में सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों का प्रयोग करते हैं। आकाशीय बिजली वायुमंडल में विपरीत रूप से आवेशित बादलों के बीच एक विद्युत निर्वहन होती है। तो तीनों यहां देखेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। संवहन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण केवल ठोस और द्रवों में होता है। संवहन विभिन्न तापमान वाले तरल पदार्थों के संचालन द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया है। किसी तरल का उसके क्वथनांक से कम तापमान पर गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, जिसके द्वारा पानी तरल से गैस या वाष्प में बदल जाता है। सही है आपका सिर्फ कौन सा? दूसरा, तीसरा। क्योंकि संवहन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण जो है वो केवल किस में होता है? ठोस में नहीं होता है, तरल पदार्थों में होगा, द्रव और गैसों में ना, द्रव में होगा, गैस में होगा, ठोस में नहीं होगा। 35 में सही की पहचान करनी है। 75 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि को शोर कहते हैं। गाड़ियों में जर्मेनियम डाइऑक्साइड नामक क्वार्ट्ज क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है। क्वार्ट्ज पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला तीसरा सबसे आम खनिज है। सही कौन सा है? तो सिर्फ पहला, दूसरा सही हो जाएगा। क्योंकि घड़ियों में हम लोग जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल का उपयोग करते हैं वो कौन होता है, क्या नाम होता है उसका? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, है ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। और जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है इसका उपयोग किया, और क्वार्ट्ज पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला दूसरा आम खनिज है, तीसरा नहीं, दूसरा। 36 देख लेते हैं, इसमें आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही हो जाएगा। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जा सकता है, यानी अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। आशवन की प्रक्रिया का उपयोग प्रायः तरल अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए होती है। आबाओ के सिद्धांत के द्वारा परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ देखेंगे आप, ये तीनों ठीक है। और दोस्तों यूके पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, इसकी प्रीलिम्स की पूरी तैयारी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप देखते हैं यूके स्पेशल के ही 50 सवाल आते हैं भाई, 1/3, है ना। तो 150 यही होगा, बाकी 100 सवाल जीएस के हो गए। इसका यूके स्पेशल का मटेरियल भी मिल जाएगा आपको, पूरा फ्री का मटेरियल मिल जाएगा जो जरूरी है, डाउट क्लियरेंस के साथ, रिकॉर्डेड वीडियो के साथ। पूरी तैयारी आप कर सकते हैं घर बैठे, शानदार अपॉर्चुनिटी आपके पास है इसके लिए। यूपी वाले जरूर इसको भरा करें। कह रहा न्यूटन जो है एक प्रकार के आवेश रहित मौलिक कण होते हैं, न्यूट्रॉन माफ कीजिएगा, जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं, यानी न्यूट्रॉन्स आर अ टाइप ऑफ चार्जलेस फंडामेंटल पार्टिकल्स फाउंड अलोंग विद प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। एक प्रकार के उप परमाणु कण न्यूट्रिनो में कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। अ टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रिनो हैज नो इलेक्ट्रिक चार्ज। बीटा पार्टिकल्स हैव पॉजिटिव चार्ज। बीटा कण में धनावेशित आवेश होते हैं। तो यहाँ सिर्फ 1 और 2 सही है। बीटा जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। 38 देख लेते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी है, नहीं सही नहीं, गलत बताना है कौन सा। कह रहा है क्रोमेटोग्राफी रंगीन रसायनों के मिश्रण को अलग करने की एक रासायनिक तकनीक। किसी द्रव की श्यानता गीजर काउंटर से मापी जाती है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो यहाँ गलत है सिर्फ ऑप्शन 2। किसी द्रव की श्यानता जो होती है वो गीजर काउंटर में पाई जाती, गीजर काउंटर मापी जाती है, ये गलत हो जाएगा यहाँ। क्योंकि इससे हम लोग मापते हैं आपका रेडियो एक्टिविटी, जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसको मेजर करते हैं। 39 पे आते हैं, सही बताना है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक कहलाता है, यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के मुख्य अवयव होते हैं। वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान लेकिन प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। तो सही कौन सा है भाई? तो एक परमाणु के केंद्र का जो धनावेशित हिस्सा होता है वो नाभिक है, ये सही है। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु के जो होते हैं
वो नाभिक के अवयव होते हैं, है ना। परमाणु नाभिक के अवयव कौन होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन तो बाहर रिवॉल्व करते हैं ना। और वे परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, प्रोटॉन की संख्या समान, न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है अलग या भिन्न होती है, उनको समस्थानिक कहते हैं। 40 की बात करते हैं, इसमें बताना है आपको। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड इम्प्योरिटीज? सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन। तो हम लोग यूज करते हैं एक ऊर्ध्वपातन और क्रिस्टलीकरण इसका, ठीक है। 41 पे आ जाते हैं। 41 कह रहा है, सही बताना है आपको यहाँ पे। कह रहा है किसी तत्व के द्रव्यमान संख्या उसमें उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। पाश्चुरीकरण का संबंध जो है वो दुग्ध के निर्जलीकरण से है, यानी डिहाइड्रेशन ऑफ मिल्क से है। जल अपघटन में ऊर्जा उष्मा के रूप में निर्गमित होती है। एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ हीट इन हाइड्रोलिसिस। तो सिर्फ देखोगे आप कौन सा सही है, पहला तीसरा। भाई पेस्टुराइजेशन डिहाइड्रेशन थोड़ी करते हैं हम, डिसइंफेक्शन जो होते हैं ना, जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको मारने के लिए, कीटाणु शोधन, निर्जलीकरण नहीं। मेनली क्या करते हैं? कीटाणु शोधन का काम करता है। तो सिर्फ 1 और 3 सही। 42 में भी सही बताना है आपको, कौन सा सही होगा। पोटेशियम सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। आवर्त सारणी में लिथियम सबसे हल्की धातु है। ऑस्मियम पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे भारी धातु है। यूरेनियम ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सबसे भारी रेडियोधर्मी तत्व। तो यार देखेंगे आप, ये चारों ठीक है। 43 पे आ जाते हैं, सही बताना है। सोडियम को केरोसिन में सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के रूप में जाना जाता है। मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। सही कौन सा है? तीनों ठीक है यहाँ। 44 में भी गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। चूना पत्थर को रासायनिक रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। प्रतिदीप्ति लैंप में सर्वाधिक सामान्यता निम्न दाब युक्त पारा, वाष्प गैस और आर्गन गैस भरी जाती है। वेल्डिंग में उपयोग की जाने वाली गैसें नाइट्रोजन और एसिटिलीन है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो वेल्डिंग में जो उपयोग करते हैं गैसें, वो ऑक्सीजन करते हैं हम लोग और एसिटिलीन करते हैं, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। 45 पे आ जाते हैं, सही की पहचान करनी है आपको। रेफ्रिजरेंट के रूप में उपयोग की जाने वाली फ्रीऑन गैस को रासायनिक रूप से क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन के रूप में जाना जाता है। अम्लीय वर्षा वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होती है। तो यहाँ आप देखेंगे दोनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 में सही की पहचान करनी है। कह रहा है पायरिन का उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। चौक के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को बियर कहता जाता है। एथिल अल्कोहल को विड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। एक्वर एरिया 3:1 के अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है। तो 1 2 4 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि मेथिल अल्कोहल को बोलते हैं वुड स्पिरिट, एथिल नहीं। किसको? मेथिल अल्कोहल को। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर? सिल्क, वूल, नेचुरल रबर या लेदर? तो प्राकृतिक बहुलक नहीं है आपका, मतलब प्राकृतिक बहुलक हाँ नहीं है, प्राकृतिक रबर। यह आइसोप्रीन का एक बहुलक है। किसका? आइसोप्रीन। और रेशम, ऊन, चमड़ा, ये सब प्राकृतिक है भाई। थर्मोप्लास्टिक के संबंध में गलत बताना है, कौन सा हो जाएगा। टेफ्लॉन, नियोप्रीन और पॉलीस्टीरीन या पॉलीथीन? क्या गलत हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नियोप्रीन आपका, है ना। ये थर्मोप्लास्टिक नहीं है, मतलब ये क्या है, ये आपकी थर्मोप्लास्टिक है ना। मतलब सॉरी, थर्मोप्लास्टिक नहीं होगी, नियोप्रीन। निम्नलिखित में से किस बहुलक का उपयोग बुलेट प्रूफ विंडोज के निर्माण में करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच पॉलीमर इज यूज्ड एज अ मैन्युफैक्चर ऑफ बुलेट प्रूफ विंडोज? केवलर, पॉलीकार्बोनेट और पॉलीएमाइड या लैमिनेटेड कांच? तो बुलेट प्रूफ विंडोज के लिए किस बहुलक का इस्तेमाल करा जाता है? तो ये करते हैं पॉलीकार्बोनेट। कौन सा? पॉलीकार्बोनेट। चलो अंतिम सवाल है। पैलियोबॉटनी, मॉरिकल्चर, और इंथोलॉजी और मिर्मेकोलॉजी।
तो पैलियोबॉटनी की बात करें, यह है पादप जीवाश्मों का अध्ययन। मॉरिकल्चर है शहतूत की खेती। ऑर्निथोलॉजी है पक्षियों का अध्ययन। और मिर्मेकोलॉजी की बात करें, यह है आपका चींटियों का अध्ययन, यानी सी हो जाएगा आपका। तो ये आपका साइंस का टेस्ट था, अच्छे से इसको लगा लीजिए। जो गलत हुए उनको तो जरूरी देगी, और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, लर्न जरूर करिए, भले 10-10 करके कर लीजिए। और देखिए, जो मैं टेस्ट दे रहा हूँ, चाहे वो यूके पीसीएस के हो, बीपीएससी के हो, वो आपके यूपी पीसीएस के हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देखा करो, अगर यूपी पीसीएस ही दे रहे हो, नहीं यूके पीसीएस दे रहे हो, तो भी ये सवालों को देखा करो, महत्वपूर्ण होते हैं ये आपके एग्जाम।